तो बच्चों, आज पढ़ना अपन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको शॉर्ट में TIR बोलते हैं। ठीक है ना। तो समझते हैं TIR होता क्या है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो पहली कंडीशन होती है, वो कंडीशन होती है कि लाइट रे को हमेशा डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करना चाहिए। ठीक है ना। ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन भी होती है जो मैं आपको अभी बीच में बताऊँगा। ठीक है ना। तो मैंने ये नीचे लिया डेंसर, ऊपर लिया रेरर। आप देख सकते हैं तीन डायग्राम बनाए। ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लिए, ये क्रिटिकल एंगल के लिए, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सपोज दैट AO एक इंसिडेंट रे है। ठीक है ना। जो इंटरफेस के पॉइंट O पर क्या होती है, इंसिडेंट, और ये OB डायरेक्शन में इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है ना। और ये रिफ्रैक्शन अभी फ्रॉम द नॉर्मल, ये आपके नॉर्मल है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करती है तो वो अभी फ्रॉम द नॉर्मल से क्या होती है, दूर भागती है। आप समझ सकते हैं कि लाइट रे को ऐसे ही जाना चाहिए। यदि ये पूरा का पूरा मीडियम डेंसर होता तो लाइट रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाके वो, क्योंकि यहाँ डेंसर है, ऊपर रेरर है, तो डेंसर से रेरर में जाती है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल से ये दूर भागती जाती है। ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं इंक्रीज करूँगा, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, इतना है। ठीक है ना। फिर मैं और बढ़ाऊँगा, फिर और बढ़ाऊँगा। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक स्टेज ऐसी भी आएगी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते जाएंगे, तब जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे, वो इस इंटरफेस को टच करती हुई निकल जाती है। तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं अपन क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, जिसे अपन IC से या केवल C से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं। तो क्रिटिकल एंगल की जो डेफिनेशन बनेगी, डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए, जब रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो मैंने समझाया वही है, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। उनको आप नोट कर लेना, ये एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना। डेफिनेशन TIR की डेफिनेशन भी मैंने लिखी, इसको समझते हैं। अब जैसे जैसे जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा बढ़ाया जाए, मतलब अभी क्रिटिकल एंगल आपका ये है, इतना एंगल बन रहा है क्रिटिकल एंगल ये। अब यदि हम इसको और इंक्रीज करें, सपोज दैट इतना कर दिया हमने, ठीक है ना, तब ये जो टच करती हुई रिफ्रैक्टेड रे है, वो रेरर मीडियम में ना जाके डेंसर मीडियम में ही उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है ना। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो, तब ये फिनोमेना होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से भी हम ग्रेटर कर दें, तो ये लाइट रे देखो जाना चाहिए, इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे ना जाके, मतलब रेरर मीडियम में ना जाके, वो डेंसर मीडियम में ही उसका क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। तब ये फिनोमेना कहलाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। ये मैंने डेफिनेशन लिखा है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो TIR होता है, इसकी दो कंडीशन होती हैं, नेसेसरी कंडीशन फॉर TIR। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, पहली कंडीशन ये बताया कि लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन आपको यहाँ से मिल गई कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। जो मैंने आपको यहाँ पर ये कंडीशन भी लिख दी, आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप चाहो तो मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक दूसरे डायग्राम से भी आपको समझा दे रहा हूँ, आपको ये नोट कर लेना इतना। ठीक है ना। मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ, समझिए दूसरे डायग्राम से। देखिए, सपोज दैट
ये कोई लाइट का सोर्स है, ये कोई लाइट का सोर्स है और एक लाइट रे मैंने यहाँ पर नॉर्मली इंसिडेंट यहाँ पर कर दी इस इंटरफेस पर, नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है ना। तब आप देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वो क्या सीधी क्या हो जाती है, एमरजेंट, विदाउट डेविएट, सीधी एमरजेंट हो जाती है। तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितना होगा, 0। अब आप देखेंगे जैसे जैसे एंगल को मैं इंक्रीज करूँगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को, सपोज दैट मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर पहले मैंने एक ये नॉर्मल बना खींच दिया, ठीक है। जैसे जैसे एंगल मैंने इंसिडेंट एंगल को क्या किया, इंक्रीज, ये इंसिडेंट रे है। अब लाइट रे को ऊपर क्या है, ऊपर मीडियम है आपका रेयर मीडियम, ठीक है ना, और नीचे कौन सा मीडियम है आपका, डेंसर मीडियम। तो लाइट रे रेयर से डेंसर में एंटर हो रही, तो ये अभी फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से क्या भागेगी, ये दूर भागेगी। सपोज दैट यहाँ पर बनने वाला एंगल है I1, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 हो जाएगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं और इंक्रीज कर रहा हूँ थोड़ा, ये मैंने एंगल ऑफ, आप देखेंगे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंट ये था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंट को और इंक्रीज कर दिया और बढ़ा दिया, है ना। ये नॉर्मल है आपका, तो जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा और बेंड हो जाएगी, वो और बेंड हो जाएगी। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को अपन इंक्रीज करते जाएंगे, ये जो लाइट रे है नॉर्मल से दूर भागेगी और इंटरफेस की ओर ये झुकती जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है। अब मैं थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूँ इसको, और इंक्रीज किया मैंने इसको, ठीक है ना। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंक्रीज कर दिया, आप देखेंगे यहाँ पर ही मैंने नॉर्मल बना दिया। तो अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये लाइट रे इस इंटरफेस को क्या करती हुई, टच करती हुई ये इमरजेंट हो जाती, सीधी निकल जाती है ऐसे टच करती हुई। तब यहाँ पर एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर सपोज दैट ये मैंने बना लिया R1 है, ये 2 है, या सॉरी I1 है, ये 2 है और ये R3 है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री। तब आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ I3 यहाँ पर कहलाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इस क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर हो, मतलब इस एंगल से भी यदि मैं और ज़्यादा ग्रेटर कर दूं, और ज़्यादा ग्रेटर कर दूं इंसिडेंट को, तो लाइट रे, ये नॉर्मल बनाया मैंने, ये नॉर्मल बनाया है, तो लाइट रे जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। तब ये फिनोमेना कहलाएगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल से। सपोज दैट ये एंगल I मान लिया इसको, तो ये क्या है, एंगल R, एंगल I इक्वल क्या होगा, R। तब ये फिनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और क्रिटिकल एंगल IC के बीच में रिलेशन भी पढ़ना है, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में अपन रिलेशन निकालेंगे कि क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको दूसरा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको समझाया था। नीचे मैंने लिया वाटर यानी डेंसर मीडियम, ऊपर लिया मैंने एयर यानी रेयर मीडियम। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए तब इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कि कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ठीक है ना। तब अब आप देखेंगे लाइट रे यहाँ से यहाँ पास आउट हो रही है ना, तो ये जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना।
तो इनिशियल कंडीशन में मैंने मान लिया आई इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंट है, आर क्या है मान लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसमें स्नेल्स लॉ लगाइए, मैंने लगाया बाय स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ होता है आपका म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। और लाइट रे कहाँ से कहाँ है, यहाँ एंटर कर रही वाटर से ईयर में, तो यहाँ मैंने बनाया वाटर, यहाँ बनाया मैंने ईयर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इस डेंसर मीडियम में वो किसके इक्वल है? क्रिटिकल एंगल की, यानी जो आई है वो किसके इक्वल है? आई सी के इक्वल है, और जो आर है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। आप देखेंगे ये एंगल आर है वो किसके इक्वल है? 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे डब्लू म्यू ए साइन आई के प्लेस पर मैंने क्या लिखा? आई सी, ये क्रिटिकल एंगल है, और साइन आर के प्लेस पर क्या लिखा मैंने? 90। अब आप जानते हैं कि साइन 90 क्या होता है? साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। साइन 90 क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा, है ना। तो ये लिखा मैंने डब्लू म्यू ए इक्वल साइन आई सी। नीचे साइन 90 की वैल्यू क्या होगी? ये नीचे साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है ना। बट हम जानते हैं डब्लू म्यू ए किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन ए म्यू डब्लू के। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जब अपन को डायरेक्शन चेंज करना है। यदि वाटर से एयर है, अब मैंने एयर से वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का यूज करेंगे, ठीक है ना। उसमें वैल्यू पुट कर दूँ, इक्वेशन दे दिया मैंने सेकंड। आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में ये लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल है ना, लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, तो ये राइट राइट इक्वल हो जाएगा, है ना। ये बन जाएगा आपका साइन आई सी इक्वल 1 अपॉन ए म्यू डब्लू, ठीक है ना। आप ए म्यू डब्लू को यहाँ लेके आइए, ए म्यू डब्लू इसको यहाँ, और साइन आई सी को नीचे, 1 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? साइन आई सी। तो ये आपका दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। इसको जनरल फॉर्म में अपन सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल, जनरल फॉर्म में इसको इतना भी लिख सकते हैं, म्यू इक्वल 1 अपॉन साइन आई सी। तो आप यहाँ से क्या समझे? आप यहाँ से समझे कि जो क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा।